प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं और भारतीय संविधान में आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो इसके पहले हम लोगों ने अनेक वीडियो में अलग अलग टॉपिक को डिस्कस किया है। आज के जो वीडियोज हैं उसमें हम लोग संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक में जो भी वर्णन किया गया उसको देखेंगे। फिर दूसरा भाग देखेंगे, नागरिकता से संबंधित आगे दिया गया चैप्टर में उसको पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्लास आगे बढ़ता रहेगा। यह वीडियो आपको किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका लक्ष्य रखा गया है आरओ एआरओ और यूपीएसआई के उद्देश्य से यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे संविधान का भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र में है। संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं पे है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख कहाँ है। तो आप कह देंगे भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अनुच्छेद 1 के अनुसार क्या है, भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब ये है कि यूनियन ऑफ स्टेट, भारत क्या है कि यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरेशन है। फेडरेशन का शब्द भारत में उपयोग नहीं होता है। ध्यातव्य है कि भारतीय परिसंघ राज्यों के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, अतः राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, वो भारत के अंदर ही रह सकते हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को राज्यों में बांटा जा सकता है, किंतु कोई राज्य स्वतंत्र नहीं हो सकता क्योंकि पूरा देश एक अखंड इकाई है। अनुसूची 1 भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करती है। भारत के राज्य क्षेत्रों में राज्यों के राज्य क्षेत्र जो राज्यों का हिस्सा होगा। अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, यूटी जिसे कहते हैं, तथा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, जिसे मान लीजिए युद्ध के द्वारा जीता गया या कहीं से ले लिया गया, खरीदा गया, तो सभी राज्य क्षेत्र शामिल होते हैं। वर्तमान में भारतीय संघ में कुल 29 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं। देखिए 7 नहीं है बल्कि ये 8 है। ठीक है, अब लद्दाख वाला भी जोड़ दिया जाएगा तो 8 हो जाते हैं। 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। अनुच्छेद 2 संसद को, अनुच्छेद 1 तो हो गया, अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। अनुच्छेद 2 संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। क्या करता है, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। यानी कि नया राज्य बनाने और उसका प्रवेश होना, उसका स्थापना करना, ये इसका अधिकार कहाँ से मिलता है, तो अनुच्छेद 2 से मिलता है। और किसको मिलता है ये अधिकार, संसद को मिलता है। यानी जो पार्लियामेंट में सदस्य हमारे द्वारा चुन के जाते हैं उनको ये अधिकार होता है। नए राज्यों के गठन या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन की शक्ति भी संसद को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। जो वर्तमान राज्य है उसका नाम अगर परिवर्तित करना हो, उसके क्षेत्र को परिवर्तित करना हो, उसकी सीमाओं को परिवर्तित करना हो, तो यह काम संसद को दिया गया और संसद कर सकती है अनुच्छेद 3 के अनुसार, जो राज्य पहले से बन चुके हैं। किंतु इसके लिए संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। यदि विधेयक किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन से संबंधित है तो राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल को राय हेतु प्रेषित करेगा, किंतु राष्ट्रपति या संसद विधानमंडल की राय को अबद्ध नहीं होंगे, यानी उसे मानने के लिए बाध्य नहीं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि तेलंगाना का गठन हुआ, तो तेलंगाना का गठन के लिए क्या हुआ कि राष्ट्रपति द्वारा एक पत्र भेजा गया, जिस पत्र में कहा गया कि आप बताइए कि आपके विधानसभा का या आपके राज्य का डिवीजन कर दिया जाए, आपके राज्य को बांट दिया जाए। तो यहाँ से प्रेषित करेंगे कि इसे बांटा जाए या इसे ना बांटा जाए, या इसे इतने क्षेत्र को अलग किया जाए, इतने क्षेत्र को ना अलग किया जाए। लेकिन इस बात को मानने के लिए राष्ट्रपति या जो संसद है वो कभी विवश नहीं है। वो चाहे तो मान सकती है, चाहे तो ना मान सकती है, उसके विवेक पर निर्भर करता है कि जो चाहे वो कर सकती है। यदि विधानमंडल नियत अवधि या अनुज्ञात अवधि में, उनसे एक अवधि दी जाती है कि आप 10 दिन में बताइए, 20 दिन में बताइए, 1 महीना 2 महीना में बताइए, अगर उस अवधि में वो उसका विधेयक को जो है वो विधेयक जो पूछा गया अगर उसका उत्तर वो नहीं देते हैं तो विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, सिवाय जम्मू कश्मीर के। और अब यह भी खत्म हो गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर धारा 370 हट गई, तो स्पेशल अनुच्छेद का कोई मतलब नहीं है। संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के प्रायोजनों के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। कह रहा है कि अनुच्छेद 2 या 3 में जो विधि बनाई जाएगी, यानी जो राज्य के
क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन किया जाएगा, वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कोई संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी संविधान संशोधन नहीं होगा, बल्कि एक साधारण विधि द्वारा इसे बदला जाता है। तो इसे अनुच्छेद 4 में वर्णित किया गया है। बेरोबारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राय के लिए यह प्रश्न आया कि अनुच्छेद 3 के अनुसार के अंतर्गत राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन की संसद की शक्ति में क्या किसी राज्य को या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंपने की भी शक्ति नहीं थी। कह रहा है क्या संसद को यह शक्ति है कि किसी राज्य के किसी भूभाग को या किसी भूभाग को भारत के संसद दूसरे देश को दे सकती है, सौंप सकती है, बेच सकती है, यह अधिकार है। तो न्यायालय ने कहा, क्या कहा न्यायालय ने कि संसद साधारण विधि द्वारा ऐसा नहीं कर सकती। साधारण विधि में संसद को ये अधिकार नहीं है, लेकिन इसके लिए अनुच्छेद 368 यानी संविधान संशोधन करना होगा। अतः संसद द्वारा 9वां संविधान संशोधन किया जाता है, जो कि 1960 में होता है। 9वां संविधान संशोधन पारित कर बेरोबारी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया तथा 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में यह कह करके क्या हुआ कि कुछ भारत के गांव को बांग्लादेश को सौंप दिया गया, जो बांग्लादेश के बॉर्डर से थे। तो वो एक समझौते के तहत हुआ था, जिसमें बांग्लादेश के भी कुछ गांव ऐसे थे कि जो भारत में पूरी तरह से रहते थे और भारत के कुछ गांव ऐसे थे जो पूरी तरह से बांग्लादेश में थे। तो होता क्या था, वहाँ प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से बड़ी दिक्कत होती थी। तो जिसे एक समझौता के माध्यम से क्या हुआ कि उतने गाँवों को बांग्लादेश को दे करके और बांग्लादेश के कुछ गाँवों को भारत ने एक्सचेंज कर लिया। तो यह अधिकार संसद को है, ठीक है, यह संसद कर सकती है। तो इसे याद रखिएगा, 100वां संविधान संशोधन और 9वां संविधान संशोधन, ये दोनों याद रखिएगा, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन और इस सेक्टर से प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं कि चैनल पे फॉरेस्ट गार्ड का क्लास फिर से नई स्टार्ट होने वाली है, और आप में से जो अभ्यर्थी पहले से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल क्लास हम लोग करने जा रहे हैं और उसमें लक्ष्य रखा जाएगा फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो उसके बारे में हम आपको एक वीडियो के माध्यम से बताते हैं। सबसे पहले, स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग के मद्देनजर संविधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग, कितने सदस्य की, 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को प्रस्तुत अपने रिपोर्ट में भाषा की जगह प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय एवं विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस कार्य समिति ने भी राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में धर आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारमैया की 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति में भी 1 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की भाषाई आधार पर राज्य, और जिसमें कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया गया था। बात करते हैं तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अलग राज्य के गठन की मांग का समर्थन करते हुए पोट्टी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन आरंभ कर दिया, जिनकी 56 दिनों बाद 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई। फलस्वरूप प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। यह भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य था और द्वितीय राज्य आपसे एग्जाम में पूछा गया था। टेट के सुपर टेट जब हुआ था तो उसके एग्जाम में पूछा गया कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला दूसरा राज्य कौन था, तो उसके बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे। तेलुगु भाषियों के लिए पृथक राज्य के गठन के पश्चात अन्य भाषा भाषियों द्वारा अलग राज्य की मांग भी तेज हो गई, जिस पर विचार के लिए 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय अन्य सदस्य के.एम. पनिक्कर तथा हृदयनाथ कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया और मूल संविधान के राज्यों के 4 श्रेणी यथा क, ख, ग और घ को समाप्त कर दिया। 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। स्मरणीय है कि मूल संविधान की प्रथम अनुसूची में ब्रिटिश प्रांतों व देशी रियासतों के 562 में से
559 का एकीकरण करके 4 प्रकार के राज्यों क, ख और ग, घ में विभाजित किया गया। फजल अली आयोग के रिपोर्ट का इस वर्गीकरण को समाप्त कर भारतीय संघ को 16 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित करने का सुझाव दिया। उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात भी नए राज्यों का गठन का क्रम जारी रहा। अतः 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा पांडिचेरी को भारत का केंद्र शासित राज्य बनाया गया। देखिए, 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत केंद्र शासित राज्य पांडिचेरी को राज्य बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यातव्य 1954 में फ्रांसीसी उपनिवेश पांडिचेरी, माहे, यमन और कारगिल 3 अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ को समझौते द्वारा अर्जित कर पांडिचेरी का गठन किया गया था। 1961 में सैनिक कार्रवाई, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, 1961 में सैनिक कार्रवाई ऑपरेशन विजय नाम रखा गया था, द्वारा गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। उसे संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 1960 में 15वें संविधान संशोधन 1960 में 15वें संविधान संशोधन सॉरी एक मिनट यहाँ पे ध्यान देते हैं। 1960 में 15वें राज्य के रूप में गुजरात का गठन, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई थी। 1960 में 15वें राज्य के रूप में गुजरात का गठन मुंबई प्रांत में गुजराती भाषा क्षेत्र, यानी जो यहाँ मुंबई है वहाँ पे मराठी थे और गुजरात में गुजराती भाषा, ठीक है, गुजराती भाषा क्षेत्र पृथक कर दिया गया। 1963 में असम से अलग कर नागालैंड को भारत का 16वां राज्य बनाया गया। 1969 में असम को विभाजित कर मेघालय उपराज्य बनाया गया, जिसे 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा के साथ राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, एक प्रश्न जो मैं बताया आपसे पूछा गया था, भाषा के आधार पर गठित होने वाला दूसरा राज्य कौन है, तो गुजरात है, महाराष्ट्र से अलग हुआ था। और महाराष्ट्र में उस समय महाराष्ट्र में कौन सी भाषा थी, तो महाराष्ट्र में मराठी थी और गुजरात में गुजराती भाषा, तो गुजराती भाषा क्षेत्र को अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा दूसरा जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य है उसका नाम क्या है, गुजरात। तो आगे बढ़ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में प्रदान किया गया था। 1966 में पंजाब से हिंदी भाषियों को अलग कर हरियाणा राज्य बनाया गया तथा चंडीगढ़ को संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। 1974 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत के सह राज्य एसोसिएटेड स्टेट का दर्जा दिया गया तथा 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 1987 में मिजोरम 23वां तथा अरुणाचल प्रदेश 24वां को पूर्ण राज्य बनाया गया। पुनः 1956वें संविधान संशोधन 1987 द्वारा गोवा को 25वां राज्य बना दिया गया। याद रखिएगा 56वें संविधान संशोधन 1987 द्वारा गोवा को 25वां राज्य बना दिया गया। मध्य प्रदेश से पृथक कर छत्तीसगढ़ को भारत का 26वां, उत्तर प्रदेश से पृथक कर उत्तराखंड को 27वां तथा बिहार से पृथक कर झारखंड को 28वां राज्य क्रमशः 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को बनाया गया। ध्यातव्य है कि आंध्र प्रदेश से पृथक कर तेलंगाना को 29वें राज्य के रूप में 2 जून 2014 को बना दिया गया। और उसके बाद आप एक चीज़ और जानते हैं कि 2019 में 30 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को विभाजित करके एक और नया राज्य लद्दाख जो कि केंद्र शासित राज्य का गठन किया गया है। क्लियर। तो वर्तमान में इस समय कुल 29 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। ध्यातव्य है कि ठीक है 7 नहीं है 8 हैं, क्योंकि लद्दाख वाला जोड़ देंगे तो 8 हो जाएंगे। ठीक है। ध्यातव्य है कि 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदें, क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 में इसके संबंध में प्रावधान किया गया। वर्तमान में भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। इनका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत के गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष तथा संबंधित राज्य के मुख्य मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। क्षेत्रीय परिषदें केवल चर्चात्मक तथा परामर्शदात्री निकाय हैं। इसके गठन का उद्देश्य देश में भावुकतापूर्ण एकीकरण प्राप्त करना, तीक्ष्ण राज्य भावना, क्षेत्रवादी भाषाई तथा विशेषतावाद के विकास को रोकने में सहायता करना, विभाजन के बाद के प्रभावों को दूर करना
ताकि पुनर्गठन, एकीकरण तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया एक साथ चल सके। केंद्र और राज्य को सामाजिक तथा आर्थिक विषयों पर एक दूसरे की सहायता करना और एक समान नीतियों के विकास के लिए विचारों और अनुभवों को आदान प्रदान करना तथा विकास योजनाओं के साथ में एक दूसरे के सहयोग से तीव्रता लाना, राजनीतिक साम्य सुनिश्चित करना आदि ही इन परिषदों के गठन का उद्देश्य है। क्षेत्रीय परिषद और राज्य व अन्य और संघ राज्य क्षेत्र इस प्रकार हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के आगे और बात करते हैं तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली इसके अंतर्गत आते हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ इसके अंतर्गत आते हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई है। इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य एवं पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता है। इसके अंतर्गत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा आता है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात राज्य और दमन दीव तथा दादर नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। पूर्वोत्तर परिषद 5 क्षेत्रीय परिषदों के अतिरिक्त एक नए अतिरिक्त पूर्वोत्तर परिषद का गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा अलग से किया गया। इस परिषद के सदस्य के रूप में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं। इस परिषद का कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों के साथ वही है जो क्षेत्रीय परिषदों का है। यह परिषद एक एकीकृत और समन्वित क्षेत्रीय योजना बनाती है जिससे साझे महत्व के विषय सम्मिलित हों। ऐसे समय समय पर सदस्य राज्यों द्वारा क्षेत्र में सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के रख रखाव के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करनी होती है। तो ये था आपका अनुच्छेद 1 से 4 तक, और उसके बाद वहाँ पे कुछ क्षेत्रीय परिषदें, यहाँ पे एक नई पूर्वोत्तर परिषद, इन सभी के बारे में, भाषा के आधार पर गठित राज्यों के बारे में, सबके बारे में डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया। मैं आपको बता दूं, जब हम लोग वीडियो क्लास करेंगे तो वीडियो क्लास में एक चीज़ों को बहुत ईजिली कर लेंगे और इसका जो नोट्स आपको दिया जाएगा उन नोट्स में बहुत कम चीज़ें दी जाएंगी। बुक पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप हर एक फैक्ट को एक बार टच कर लें, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते रहें, उसके बारे में सुने रहें, उसके बारे में समझते रहें, और जब वीडियो क्लास होगी तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है। और नोट्स आपको जो दिए जाएंगे, मसलन पूरे संविधान का नोट्स आपका 50 से 60 पन्ने में ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत 60 नोट्स होगा, तो उस नोट्स को रिवाइज करना होगा 60 नोट्स में, लेकिन बेस पूरा जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग इसको पूरी तरह से बुक पढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आ रहा है। तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। देखते रहें स्टडी विद प्रदीप को। जहाँ रहें खुश रहें, मस्त रहें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।